हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 3 दिसंबर 2024 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सरवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो सी सेट लाइव क्लासेस का जो बैच है, इसमें अगर आप चाहें तो अभी भी एनरोल कर सकते हैं। कुछ लास्ट फ्यू डेज़ में हम लोग इसमें एनरोलमेंट और अलाउ कर रहे हैं, उसके बाद एनरोलमेंट इस कोर्स में बंद हो जाएगा। ओनली 999 में आपको ये बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी जो डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं और अगर चाहें तो वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं। और कोई भी डाउट या कोई क्वेरी अगर आपके मन में है तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, दैट इज़ 9150449990। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लें। आपके जो भी डाउट होंगे, जो क्वेरीज होंगे, दे विल बी रिजॉल्व्ड। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद मिलती है या कुछ भी नया आप लोग अगर सीखते हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें आपके सपोर्ट और आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर या नज़रअंदाज नहीं करेंगे और प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर यहाँ पर एक सीबीएसई का एक प्लान है और वो ये है कि पिक फ्रॉम ए स्टैंडर्ड और एडवांस्ड सोशल साइंस एंड साइंस इन क्लास 10th। ठीक है, तो 2026-27 से ये प्रपोजल शुरू हो सकता है और इसको सीबीएसई की जो गवर्निंग बॉडी है उसके द्वारा क्लियर किया जाएगा, उसी के बाद ये स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया है 2 लेवल, स्टैंडर्ड और एडवांस या स्टैंडर्ड और बेसिक, उसी तरीके से साइंस और सोशल साइंस के लिए भी किया जा सकता है, दैट इज़ स्टैंडर्ड लेवल एंड एडवांस लेवल। तो बच्चे को चूज़ करना होगा कि क्लास 10th में वो क्या पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो अभी ये हालांकि दूर की बात है, अभी 1-2 साल इसमें लगेंगे, है ना, तो इसको फिर हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है हाउस डेडलॉक ब्रेक्स एज गवर्नमेंट एंड अपोजिशन एग्री ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट। ठीक है, अभी पिछले कुछ दिनों से जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, लेकिन वो सिर्फ नाम को ही कहने को शुरू हुआ था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। डेली बेसिस पर चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो दोनों ही स्थगित या एडजर्न हो जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो सरकार और विपक्ष के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, एक मतलब दोनों इस बात को लेकर सहमत हुए हैं, सहमति बनी है कि डिबेट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट होगी। लोकसभा में होगी ये 13 और 14 दिसंबर को और राज्यसभा में होगी 16 और 17 दिसंबर को। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर अब उम्मीद है कि आज से जो संसद है वो सुचारू रूप से चलेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा है 35% जीएसटी ऑन लाइकली ऑन सिगरेट्स, एडिटेड ड्रिंक्स एंड टबैको। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जीएसटी में एक नया, क्योंकि जीएसटी की अभी जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी परिषद जो है, उसकी बैठक होने वाली है 21 दिसंबर को और उसमें उम्मीद है कि एक नई कैटेगरी ऑफ रेट्स, जो जीएसटी के दर हैं, जो जीएसटी के रेट्स हैं, उसमें एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की जा सकती है 35% की। अभी तक उसमें मैक्सिमम जो जीएसटी का रेट है दैट इज़ 28%, जो लग्जरी गुड्स के ऊपर लगता है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि इस तरीके के जो सिन गुड्स है, ठीक है, सिन गुड्स का मतलब है जिनसे नुकसान होता है, लाइक सिगरेट्स, है ना, एडिटेड ड्रिंक्स या टबैको, तंबाकू, इन सब के ऊपर 35% तक जीएसटी लग सकता है। और अगर ये अप्रूव हो जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि इस तरीके के वस्तुओं की जो दाम है वो डेफिनेटली क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच में ऐसा यहाँ पर कोई खास न्यूज़ नहीं है। अच्छा, इससे पहले एक न्यूज़ है छोटी सी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वर्ल्ड पेज पर, और वो ये है, दैट इज़ ब्रेन रॉट नेम्ड एज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024। इसको मैं यहीं से कवर कर लेता हूँ कि एक शब्द है दैट इज़ ब्रेन रॉट, इसको
ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर माना गया है 2024 का। ठीक है, अब इसको लेकर ये कहा गया है कि इस वर्ड का जो यूज़ है वो 2024 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और एक साल पहले के कंपैरिजन में 230% इस वर्ड का यूज़ जो है वो बढ़ा है। अब ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इस शब्द को कैसे डिफाइन करती है? ये डिफाइन करती है ब्रेन रॉट को एज द सपोज्ड डिटोरिएशन ऑफ अ पर्सनस मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्टेट, especially viewed as the result of overconsumption of material, that is particularly online content, considered to be trivial और unchallenging। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति जो मटेरियल है, पर्टिकुलरली ऑनलाइन मटेरियल, ऑनलाइन कंटेंट, उसको जब ओवर कंज्यूम कर लेता है, और वो भी इस तरीके का कंटेंट है जो बहुत ही ट्रिवियल है, ठीक है, विच इज़ नॉट ऑफ टू मच इम्पोर्टेंस या अनचैलेंजिंग कंटेंट है, इस तरीके के ऑनलाइन कंटेंट को जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, जब बहुत ज़्यादा ओवर कंजम्पशन हो जाता है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि ये माना जाता है कि उस व्यक्ति की जो मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्टेट है वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो रही है, तो उसको कहा जाता है ब्रेन रॉट। ठीक है, अब ब्रेन रॉट को जो है वो चूज़ किया गया बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक वोट एंड लैंग्वेज एनालिसिस बाय द ऑक्सफोर्ड लेक्सिकोग्राफर्स। तो ऑक्सफोर्ड के जो लेक्सिकोग्राफर्स हैं और उनके लैंग्वेज एनालिसिस के द्वारा और पब्लिक वोट के द्वारा इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, दैट इज़ ब्रेन रॉट। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मैंने यहीं से इसको कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर बीच में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, एक दो छोटी न्यूज़ हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। यहाँ पर है इस पेज में, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 10। यहाँ पर दो न्यूज़ दी गई हैं। एक तो आईएमडी का कहना है कि सेकेंड वार्मेस्ट नवंबर सिंस 1901, कि 1901 के बाद से इस साल का जो नवंबर रहा है वो अभी तक का दूसरा सबसे गर्म महीना रहा है, दूसरा सबसे गर्म नवंबर रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और एक यहाँ पर बात की गई है कि मध्य प्रदेश में 8th टाइगर रिजर्व जो है उसको अप्रूवल मिल गया है, दैट इज़ इन राटापानी, इसके बारे में बात करेंगे। और दो आर्टिकल्स हमें एक्सप्लेन पेज पे देखने हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है खास, दो आर्टिकल एक्सप्लेन पेज में देखने हैं, और उसमें से भी एक आर्टिकल मैं आपको शेयर करूँगा। एक आर्टिकल तो ये है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ऑफ प्रिजनर्स। ठीक है, प्रिजनर्स की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, इसके फेवर्स में और इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल है कि कैसे लैंड डिग्रेडेशन जो है वो अर्थ की कैपेसिटी को टू सस्टेन ह्यूमैनिटी, इसको कैसे थ्रेटन कर रहा है, इसको कैसे खतरे में डाल रहा है, इसके बारे में बात की जाएगी लैंड डिग्रेडेशन को लेकर, है ना। तो ये दो आर्टिकल्स हम लोग कवर करेंगे। और एक आर्टिकल कि ब्रिक्स करेंसी एंड ट्रम्प थ्रेट, मैंने आपको अभी कल भी शायद बताया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ यूएस अमेरिका, उन्होंने ये कहा है कि अगर ब्रिक्स देश, ठीक है, या कोई भी ऐसा देश अगर अपनी करेंसी शुरू करने के बारे में सोच रहा है या वो यूएस डॉलर को रिप्लेस करने के बारे में सोच रहा है, तो उनके ऊपर 100% तक टैरिफ लगाया जाएगा। स्पेशली जो इशारा है वो ब्रिक्स देशों की तरफ ही था, तो इसलिए इस आर्टिकल में एक बार आप इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे विच यू कैन ऑल्सो नोट डाउन, बट रीड ज़रूर कीजिएगा, समझ में आएगा, आसान आर्टिकल है, आई विल शेयर इट विद यू। ठीक है, चलिए, तो यही आर्टिकल्स हैं जिसके ऊपर हमें आज देखना है। तो आर्टिकल्स पर चलने से पहले मैं आपको एक बार ये भी बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 की तैयारी कर रहे हैं, और पहला स्टेज उसमें होगा प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स के लिए आपको अपनी तैयारी को जो है वो क्या करना है, ब्रशअप करना है, अपनी तैयारी को जांचना है, एसेस करना है। तो उसके लिए इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ आपके पास होनी चाहिए, है ना, जिसमें जीएस, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और सीसेट, आपको तीनों ही चीज़ें मिल जाती हैं ओनली एट 849 रुपीज़, टोटल 91 टेस्ट के साथ। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स के टेस्ट लेना चाहते हैं तो ये अवेलेबल है 699 में। ओनली जनरल स्टडीज़ इज़ अवेलेबल एट 449, ओनली करंट अफेयर्स के टेस्ट इज़ अवेलेबल एट 299, और सिर्फ सीसेट इज़ अवेलेबल एट 249। तो इनमें से जिस भी टेस्ट सीरीज़ में आप एनरोल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है, और किसी को भी लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम लोग इन आर्टिकल्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल यही है जिसमें आईएमडी कह रहा है कि सेकेंड वार्मेस्ट नवंबर सिंस 1901। ठीक है, देखो इसमें ये लिखा गया है कि इंडिया एक्सपीरियंस द सेकेंड वार्मेस्ट नवंबर इन 123 ईयर्स, कि भारत ने 123 साल में सबसे गर्म नवंबर जो है वो एक्सपीरियंस किया है, ऐसा आईएमडी का कहना है। ठीक है, अ वार्मिंग ट्रेंड हैज़ कंटिन्यूड ओवर इंडिया सिंस द पोस्ट मॉनसून सीजन इन अक्टूबर एंड कुड कंटिन्यू टू मेकिंग 2024 द वार्मेस्ट ईयर एवर ऑन रिकॉर्ड ग्लोबली। तो इंडिया में बेसिकली एक वार्मिंग ट्रेंड जो है वो पोस्ट मॉनसून के बाद अक्टूबर के महीने से ही रहा है, और इससे ये हो सकता है कि 2024 जो है वो अब तक का सबसे गर्म साल ऑन रिकॉर्ड बन जाए पूरे दुनिया के लिए। रिसेंटली कंक्लूडेड जो COP29 हुई है बाकू में, वहाँ पर जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये कहना था कि जनवरी से लेकर सितंबर 2004 का जो ग्लोबल मीन एयर सरफेस टेम्परेचर है, सरफेस एयर टेम्परेचर है, वो ऑलरेडी प्री इंडस्ट्रियल एवरेज से 1.54 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा चुका है। और यहाँ पर WMO ने ये भी वार्न किया कि 2015 से लेकर 2024 तक का जो दशक या डिकेड रहा है वॉज ऑन इट्स वे टू बी द वार्मेस्ट एवर। अब तक का सबसे गर्म दशक 2015 से लेकर 2024 तक का हो सकता है। आईएमडी के अनुसार जो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है देश में नवंबर के महीने में, वो 29.37 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सामान्य से 0.62 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। ठीक है, 0.62 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। और जो एवरेज मिनिमम टेम्परेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई था। ठीक है, नॉर्मल से 1.05 डिग्री सेल्सियस ऊपर और 15.86 डिग्री सेल्सियस ये बना हुआ था। इंडिया का अभी तक का जो वार्मेस्ट नवंबर है वो 2016 में था, जब एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर वॉज 29.75, लेकिन इस बार इससे भी इसके आसपास पहुंच गया है। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट था 29.75 और इस बार है 29.37, तो सेकंड हाईएस्ट है। मीटरोलॉजिस्ट ने ये जो अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स इंडिया में रहे हैं इसके पीछे दो फैक्टर या दो कारण बताए हैं। पहला ये है कि स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की कमी, जिसकी वजह से जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसके प्लेन्स प्रभावित होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक कारण ये है। और दूसरा बताया है लैक ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, लो प्रेशर सिस्टम्स और लाइकवाइज इन द एब्सेंस ऑफ विच द रेनफॉल एक्टिविटी रिमेन्ड एट इट्स लोएस्ट। ठीक है, तो एक तो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ भी कम हुई है ना, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस कम हुए हैं, और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में भी कमी देखी गई है, जिसकी वजह से जो बारिश है, ठीक है, जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो कम रही है। और रेनफॉल एक्टिविटी कम रही है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाया है और टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। क्लियर है बात? आई होप समझ गए आप। इसको आप लोग किस में, ज्योग्राफी में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद ये वाला आर्टिकल देखते हैं। मध्य प्रदेश गेट्स इट्स 8th टाइगर रिजर्व डाटा पानी। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको आप लोग एक बार कंफर्म करेंगे, ठीक है, कि ये 8th है कि 9th है। एक बार इसको आप लोग कंफर्म करेंगे। अगर आप में से कोई मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है तो वहाँ के स्टेट की खबरों में क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि दिस इज़ नॉट 8th बट द 9th टाइगर रिजर्व इन राटा पानी, क्योंकि जैसे ही इसको अप्रूवल मिला है मंडे के दिन, तो उससे एक दिन पहले यानी कि संडे के दिन एक और टाइगर रिजर्व को जो है वो, मतलब एक और टाइगर रिजर्व वहाँ पर उसको अप्रूवल मिला है। तो वो 8th है और ये 9th है। एक बार आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर लिखा है कि जो राटापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, उसको मंडे के दिन डिक्लेयर किया गया है टाइगर रिजर्व। इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज थ्रू दी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आर्थिक अवसर हैं, वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, कैसे? इको टूरिज़्म वहाँ पर बढ़ेगा और साथ ही साथ कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उनकी जो आजीविकाएं हैं उसमें सुधार होगा, है ना, लाइवलीहुड्स इंप्रूव करेंगी। इसके बाद यहाँ पर ये भी कहना है ऑफिशियल्स का, जो टाइगर रिजर्व का डेजिग्नेशन है, इससे ये फ़ायदा होगा कि स्टेट को NTCA से पैसा मिलेगा, फंडिंग मिलेगी, जिससे बेटर मैनेजमेंट
एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा सकते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑल्सो सेट टू प्रोवाइड फर्दर सपोर्ट टू द रीजन्स इनहेबिटेंट्स, यानी कि इस रीजन के जो लोग हैं उनको इको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू और ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। अब ये नोटिफिकेशन जो यहाँ पर जारी किया गया है ये इस एरिया के कोर एरियाज़ और बफर एरियाज़ को अलग अलग करता है, मेकिंग दिस द 8th टाइगर रिजर्व इन द स्टेट। ठीक है, मैं फिर से कहूँगा, एक बार इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। जो कोर एरिया है वो 763.8 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो बफर एरिया है वो 507.6 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और जो उसका टोटल एरिया है वो 1271.4 स्क्वायर किलोमीटर बताया गया है। ठीक है, विंध्या हिल्स के लैप्स में है ये, यानी कि विंध्या हिल्स का जो फुटहिल्स है वहाँ पर है। इस सेंचुरी में जो ये रेटापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, दैट इज़ भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। ठीक है, और कई सारे हिस्टोरिकल और रिलीजियस डेस्टिनेशंस भी हैं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टीक फॉरेस्ट के कवर हैं, और ये लगभग भोपाल से 50 किलोमीटर से कम की दूरी पर है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है इसके बारे में। थोड़ा सा बस एक चीज़ ये कंफर्म कर लीजिएगा कि वेदर दिस इज़ 8th और दी 9th वन। क्लियर है? थोड़ा सा इसको एक बार आप लोग कंफर्म करके कमेंट सेक्शन वगैरह में या टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, सो दैट कि और लोगों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन फिर कंसोलिडेट हो जाए कि वेदर इट इज़ 8th और 9th। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हुआ। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में आप इसको लेंगे जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट में। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं जो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ऑफ प्रिजनर्स की। ठीक है, ये क्या होता है, इसके फेवर में या इसके फॉर में और इसके अगेंस्ट में क्या क्या आर्गूमेंट्स हैं, तो वो हम देखेंगे। अभी हाल ही में यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने पिछले महीने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग है उसकी एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की है, जो ये सजेस्ट करता है कई सारे ऐसे मेजर्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग इन इंडियाज़ प्रिजन्स। ये तो हमें बहुत बार पता है कि भारत की जो जेल हैं वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ओवर क्राउडिंग है। तो उस ओवर क्राउडिंग की समस्या को एड्रेस करने के लिए कई सारे मेजर्स, ठीक है, कई सारे कदम उस जो ये रिसर्च रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग की, उसमें बहुत सारे कदम जो हैं, बहुत सारे मेजर्स सजेस्ट किए गए हैं, सुझाए गए हैं। इस रिपोर्ट का नाम है प्रिजन्स इन इंडिया, दैट इज़ मैपिंग प्रिजन मैनुअल्स एंड मेजर्स फॉर रिफॉर्मेशन एंड डीकंजेशन। इसमें एक सेक्शन है ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ऑफ प्रिजनर्स का, जो डिस्कस करता है द यूज़ ऑफ ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी एज अ कंडीशन फॉर बेल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हु मेक अप द वास्ट मेजोरिटी ऑफ प्रिजनर्स। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अंदर एक सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग ऑफ प्रिजनर्स का, जो डिस्कस करता है कि किस तरीके से हम ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कंडीशन फॉर बेल, ताकि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनकी संख्या को कम किया जाए। और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ प्रिजनर्स ऐसे ही हैं जो अंडर ट्रायल हैं। ठीक है, इस जुलाई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दैट बेल कंडीशंस that allow the police to track the movement of an accused released on bail violate the right to privacy। अब ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया है। इस जुलाई के महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर ऐसी कुछ बेल की कंडीशंस होती हैं, यानी कि ज़मानत देने की ऐसी कुछ शर्तें होती हैं कि जो अलाउ करती है पुलिस को कि वो एक्यूज्ड का मूवमेंट ट्रैक कर सकता है ना, ऐसा एक्यूज्ड जिसको बेल पर छोड़ा गया है, अगर पुलिस उसके मूवमेंट को लगातार ट्रैक करती है और अगर ये बेल की एक कंडीशन है या ज़मानत की एक शर्त है, तो ये उस एक्यूज्ड पर्सन का जो राइट टू प्राइवेसी है, जो निजता का अधिकार है, उसका वायलेशन माना जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है। हालांकि ये जो रिपोर्ट है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स है उसके तहत, मतलब उसके जैसे ही इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि ट्रैकिंग विद द राइट गाइड रेल्स वुड बी बेनिफिशियल, यानी कि ट्रैकिंग अगर सही तरीके से की जाती है तो ये फ़ायदेमंद हो सकती है। अब ट्रैकिंग के अगर हम केस की बात करें तो दिसंबर 2022 के हिसाब से इंडिया के जो प्रिजन्स हैं, जो भारत की जेलें हैं,
उनमें ओवरऑल एक्यूपेंसी 131.4% की है, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे 30% ज़्यादा। ठीक है, 5,73,220 लोग जो हैं वो जेल में बंद हैं और हमारे जेलों की क्षमता 4,36,266 लोगों की है। ठीक है, और ये डेटा बेसिकली जो NCRB है, दैट इज़ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उसके कंपाइल्ड फिगर्स ये डेटा बताते हैं। और इसमें से भी ये कहा गया है कि मोर देन 3/4 ऑफ द प्रिजनर्स, यानी कि 3/4, यानी कि हर 4 में से 3 जो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। अंडर ट्रायल का मतलब वही होता है कि जो अभी तक किसी भी क्राइम में कन्विक्ट या दोषी नहीं पाए गए हैं। ठीक है, उनके ऊपर केस अभी चल ही रहा है, अंडर ट्रायल हैं वो। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अब इस रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग कुड प्रूव टू बी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू डीकंजेस्ट जेल्स। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एक ऐसा मेथड प्रूव हो सकता है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, है ना, जेल्स को डीकंजेस्ट करने के लिए। डीकंजेस्ट करने का मतलब वही है कि जेल्स में जो भीड़ भाड़ है, ओवर क्राउडिंग है, उसको कम करने के लिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है उड़ीसा का, जहाँ पर यह कहा गया है कि वहाँ की सरकार हर साल हर अंडर ट्रायल प्रिजनर के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करती है, और वहीं अगर कोई ट्रैकर का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो 10,000 से 15,000 रुपये में के खर्चे में वो ट्रैकर से काम चल सकता है। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट सबमिट की गई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के द्वारा पिछले साल, उसमें ये कहा गया कि थ्रू द यूज़ ऑफ एंकल और ब्रेसलेट ट्रैकर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और ह्यूमन रिसोर्सेज स्टाफ इन्वॉल्व्ड इन कीपिंग द ट्रैक ऑफ प्रिजनर्स हु आर आउट ऑन बेल कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो उसमें यह भी कहा गया कि अगर एंकलेट मतलब एंकल ट्रैकर्स या ब्रेसलेट, कुछ इस तरीके के ट्रैकर्स का यूज़ किया जाता है, तो इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और ह्यूमन स्टाफ उन प्रिजनर्स का ट्रैक, जो प्रिजनर्स बेल पे बाहर है ना, जमानत पे बाहर हैं, उनका ट्रैक रखने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन्वॉल्व है वो भी कम हो सकती है। अब यहाँ पर अमेरिका का एक एग्जांपल दिया गया है। सेवरल स्टडीज़ में यह आर्ग्यू किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग इज असेंशियली इनकार्सरेशन बाय अनदर नेम, दैट इज ई-कार्सरेशन। ठीक है, इनकार्सरेशन का मतलब होता है जेल। तो कई सारी जो स्टडीज़ हैं उनमें यह आर्ग्यू किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग इनकार्सरेशन नहीं है, बल्कि इनकार्सरेशन का एक दूसरा नाम हो गया ई-कार्सरेशन, वो है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है सितंबर 2022 में, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि EM, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग, सर्व एज एन एक्सटेंशन ऑफ द कार्सरल क्राइसिस, expanding the punitive powers of the jails and prisons beyond their traditional physical walls as a system of e-carceration। तो उन्होंने वही कहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है, ठीक है, ये कार्सरल क्राइसिस को एक्सटेंड करता है, जो जेल्स की प्यूनिटिव पावर्स हैं उसको बढ़ाता है। सिर्फ मतलब जेल में तो क्या होता है कि आदमी जो भी सज़ा काट रहा है, ठीक है, वो 4 दीवारी के भीतर काट रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग में भी क्या है कि उस व्यक्ति को पता है कि 24 घंटे उसके जो भी मूवमेंट्स हैं, वो जहाँ भी आ रहा है, जहाँ भी जा रहा है, जिससे भी मिल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, वो सब कुछ ट्रैक हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से वो भी क्या है, वो भी उस व्यक्ति के लिए सज़ा ही है। बस ये है कि वो जेल की 4 दीवारी में नहीं है, बाहर है, लेकिन है तो एक तरीके से सज़ा ही। तो इसलिए इसको इन्होंने टर्म जो है वो क्लासीफाई किया है ई-कार्सरेशन, इनकार्सरेशन की जगह ई-कार्सरेशन। ठीक है, अब इसके बाद इसमें यह कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट सर्विलांस का ओवर यूज़ होता है तो ये ऑपरेसिव क्रिमिनलाइजिंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और स्पेशली जो कम्युनिटीज़ ऑफ कलर हैं, मतलब अमेरिका की बात की गई है तो कम्युनिटीज़ ऑफ कलर का मतलब होता है ऐसी कम्युनिटीज़ विच आर नॉट वाइट। ठीक है, जो रेसिज्म फेस करती हैं, नस्लवाद जो कम्युनिटीज़ फेस करती हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ पर्सन्स फॉर पर्सन्स ऑन पैरोल और इन द प्री ट्रायल स्टेज इज़ कॉमन इन US। ठीक है, US में ये चीज़ें बड़ी कॉमन है। और लाइक पीपल ऑफ कलर इन द US, मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस
आर ओवर रिप्रेजेंटेड इन प्रिजन्स पॉपुलेशन इन इंडिया। जैसे अमेरिका में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो ये कम्युनिटीज़ ऑफ कलर हैं वो जेलों में ज़्यादा बंद हैं, उसी तरीके से भारत में जो SC ST और OBCs हैं वो जेलों में ज़्यादा बंद हैं। लेटेस्ट NCRB का डेटा ये दिखाता है कि जेलों में जो 70% से ज़्यादा लोग प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, वो इन्हीं कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल यहाँ पर आता है, द बियरिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जो कॉस्ट आएगी उसको कौन बियर करेगा? सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया गया है कि इट शुड बी द गवर्नमेंट, कि सरकार को ये कॉस्ट जो है वो बियर करनी होगी, है ना। यूएस में विच हैज़ बीन साइटेड एज एन एग्जाम्पल इन द रिपोर्ट, यूएस को एक एग्जाम्पल के तौर पर साइट किया गया है। वहाँ पर जो कॉस्ट हैं हालांकि दे आर बॉर्न बाय द इंडिविजुअल अंडर मॉनिटरिंग, यानी कि जिस व्यक्ति की मॉनिटरिंग की जा रही है वही उस कॉस्ट को उठाता है। ठीक है, इसमें लगभग सेटअप चार्जेस $100 से $200 के हैं और डेली चार्जेस लगभग $35 के आसपास आते हैं। रिपोर्ट में ये भी एक्नॉलेज किया गया है द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टिग्मा एसोसिएटेड विद अ विजिबल मॉनिटरिंग डिवाइस। ठीक है, विजिबल मॉनिटरिंग डिवाइस से जो पर्सन है उसमें एक स्टिग्मा भी पैदा हो सकता है। स्टिग्मा का मतलब है कि उसके ऊपर एक कलंक लग सकता है। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल जो है वो रेजिस्ट कर सकते हैं इस तरीके का डिवाइस पहनना, है ना, क्योंकि उससे सोशल स्टिग्मा हो सकता है या एक इन्वेजिव सर्विलांस का परसेप्शन बन सकता है कि उस व्यक्ति के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा सर्विलांस की जा रही है। तो हो सकता है कि कुछ लोग उसको पहनने से मना भी कर दें। इसके बाद प्राइवेसी के सवाल को लेकर हम बात करें तो 8 जुलाई के दिन सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस उज्जवल भुयान ने बेल कंडीशन, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बेल कंडीशन लगाई थी 2 फॉरेन नेशनल्स के ऊपर जिनको बुक किया गया था फॉर ऑफेंसेज अंडर द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट ऑफ 1985, जिसमें दिल्ली के हाई कोर्ट ने यह कहा था कि इन दोनों व्यक्तियों को बेल दी जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उनको अपने गूगल मैप पर एक पिन ड्रॉप करनी होगी, ये इंश्योर करने के लिए कि उनकी लोकेशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के पास रहे। ठीक है, मतलब जैसे गूगल में होता है ना कि आप अपनी लाइव लोकेशन शेयर करते हैं, तो उस तरीके की चीज़ यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो शर्त रखी थी दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कैन नॉट बी परमिटेड टू कंटिन्यूसली पीप इनटू द प्राइवेट लाइफ ऑफ द एक्यूज्ड एंड लार्ज्ड ऑन बेल। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति को बेल पे छोड़ा गया है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो उसको ये परमिट नहीं किया जा सकता कि वो कंटिन्यूसली उस व्यक्ति की जो प्राइवेट लाइफ है उस पर नज़र रखे। ठीक है, इसके बाद 2023 की जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया कि इस तरीके का कदम अगर उठाया जाता है तो ये कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल के बाद ही लिया जा सकता है, यानी कि अगर इंडिविजुअल की रजामंदी है तो इट मस्ट बी एंश्योर दैट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन दिस स्कीम और मेथड शुड बी यूज्ड ऑन वॉलंटरी बेसिस आफ्टर प्रोक्योरिंग द कंसेंट ऑफ द इनमेट्स। ठीक है, तो उसमें यही कहा गया है कि अगर किसी भी तरीके की ह्यूमन राइट्स के वायलेशन अगर ये नहीं कर रहा है ये स्कीम, तो इस स्कीम को सिर्फ और सिर्फ वॉलंटरी बेसिस पर यूज़ किया जाना चाहिए और वो भी लोगों की कंसेंट के बाद। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ऑन प्राइवेसी इन 44 यूनाइटेड स्टेट के स्टेट्स में। उसमें ये रिपोर्ट किया गया है कि दैट पीपल ऑन कोर्ट सुपरविजन इंक्लूडिंग दोज हु आर ऑन मॉनिटर्स आर ऑफन सब्जेक्टेड टू इन्वेजन्स ऑफ देयर बॉडीली ऑटोनॉमी थ्रू रैंडम ड्रग टेस्टिंग, ब्लड एंड DNA सैम्पलिंग एज वेल एज इन्वेजन्स ऑफ देयर होम थ्रू मैंडेटरी होम विजिट्स। ठीक है, तो उनका इस तरीके के जो हैं उनके सब इन्वेजन्स होते रहते हैं। ठीक है, उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी, कभी उनके ड्रग टेस्टिंग होती है, कभी उनके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, कभी उनके DNA सैंपल्स लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो होती रहती हैं। इसके बाद 268 रिपोर्ट जो है लॉ कमीशन की, उसका ये कहना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से 3 महीने पहले जो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई उसमें ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी आर्ग्यूड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग बट एक्नॉलेज्ड द पॉसिबल ग्रेव एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स। ठीक है, कि इसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं,
उसके ऊपर असर पड़ सकता है। और इस तरीके की मॉनिटरिंग मस्ट बी यूज्ड ओनली इन ग्रेव एंड हीनियस क्राइम्स, कि अगर कोई बहुत गंभीर अपराध है तो उसी केस में इस तरीके की मॉनिटरिंग का यूज़ किया जाना चाहिए, जहाँ पर एक्यूज्ड पर्सन हैज़ अ प्रायर कन्विक्शन इन सिमिलर ऑफेंसेस। ठीक है, जहाँ पर एक्यूज्ड जो है वो कभी पहले भी किसी इस तरीके के अपराध में पहले भी कन्विक्ट हो चुका है। ठीक है, अगर ऐसा है तब जाके मॉनिटरिंग की जा सकती है, अदरवाइज हर नॉर्मल केस में नहीं। कि आप एक इसको जनरलाइज बेल कंडीशन बना दें कि किसी व्यक्ति को भी हम अंडर ट्रायल को अगर हम जेल से बाहर छोड़ रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, तो दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू प्रिवेसी का भी वायोलेशन है। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग पॉलिटी में ले सकते हैं, जीएस पेपर 2 में। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद हम लोग ये वाला आर्टिकल देखेंगे। ये बात कर रहा है कि हाउ लैंड डिग्रेडेशन इज थ्रेटनिंग अर्थ्स कैपेसिटी टू सस्टेन ह्यूमैनिटी। देखो, लैंड डिग्रेडेशन जो है वो अर्थ की कैपेसिटी ह्यूमंस को सस्टेन करने की, उसको अंडरमाइन कर रहा है, मतलब उसको नुकसान पहुंचा रहा है। एंड फेलियर टू रिवर्स इट विल पोज चैलेंजेस फॉर जनरेशंस टू कम। और हम उस लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे होगा क्या कि जो आने वाली आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो आने वाली जनरेशन्स हैं, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। A million square kilometer of land is getting degraded each year। ठीक है, हर साल मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ की लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है। और एस्टिमेट ये है कि 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑलरेडी इम्पैक्टेड, 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जो लैंड है वो ऑलरेडी प्रभावित हो चुकी है। मोर देन द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका बाय लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, अगर हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करें कितना लैंड डिग्रेड हो गई है, तो जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है उसके पूरे कॉन्टिनेंट से भी ज़्यादा लैंड अभी तक ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है। ठीक, अब यहाँ पर जो एनालिसिस कैरी आउट किया गया है ये यूनाइटेड स्टेट्स कन्वेंशन और टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, दिस इज UNCCD के द्वारा किया गया है। ये एक लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जो डेजर्टिफिकेशन को एड्रेस करता है और इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्राउट को एड्रेस करता है इन कोलैबोरेशन विद जर्मनीज पोर्ट्स डैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च। अब ये जो यहाँ पर एनालिसिस पब्लिश हुई है, ये कब पब्लिश हुई है? दैट वाज पब्लिश्ड ऑन मंडे। ठीक है, अ डे बिफोर द 16th सेशन ऑफ COP, दैट इज़ COP16 शुरू हो रहा है UNCCD का सऊदी अरेबिया के रियाद में, तो वहाँ पर ये चीज़ पब्लिश की गई है। अब लैंड डिग्रेडेशन होता क्यों है या क्या होता है और क्यों ये एक चिंता का विषय है, मैटर ऑफ कंसर्न है, तो इसकी बात करेंगे। UNCCD के अनुसार लैंड डिग्रेडेशन क्या है? इज़ द रिडक्शन और लॉस ऑफ द बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेन फेड क्रॉपलैंड, इरीगेटेड क्रॉपलैंड और रेंज, पास्चर, फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स रिजल्टिंग फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर्स इंक्लूडिंग लैंड यूज़ एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो इन सब चीज़ों की वजह से, लैंड यूज़ और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की वजह से जो ये सारे तरीके की ज़मीन है, ठीक है, चाहे वो रेन फेड क्रॉपलैंड हो, इरीगेटेड क्रॉपलैंड हो, पास्चर्स हो, फॉरेस्ट हो, वुडलैंड्स हो, इन सब की क्या हो रहा है कि बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में या तो कमी आ रही है या वो खत्म हो रही है। उसको कहा जाता है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन एडवर्सली इफेक्ट करता है ह्यूमन और इकोसिस्टम अराउंड द प्लेनेट को। जैसे यहाँ पर ये बताया है कि ये माल न्यूट्रिशन का जो खतरा है, जो कुपोषण का खतरा है, उसको बढ़ाता है। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन, क्योंकि इससे दोनों ही चीज़ें होंगी, फूड प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और क्वालिटी में भी असर पड़ेगा, तो उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन के खतरे को ये बढ़ाता है लैंड डिग्रेडेशन। साथ ही साथ इट कंट्रीब्यूट्स टू द स्प्रेड ऑफ वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीजेज दैट रिजल्ट फ्रॉम पुअर हाइजीन एंड स्कार्सिटी ऑफ क्लीन वाटर। ठीक है, क्योंकि क्लीन वाटर की कमी की स्कार्सिटी और पुअर हाइजीन होने की वजह से ये फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न डिजीजेज, यानी कि ऐसी बीमारियां जो खाने से या पानी के थ्रू फैलती हैं, उनके स्प्रेड को, उनके फैलाव को भी ये बढ़ावा देता है। ये सॉइल इरोजन की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी कॉज कर सकता है ना। मरीन और फ्रेश वाटर सिस्टम ऑल्सो सफ़र्स ड्यू टू लैंड डिग्रेडेशन। मरीन और फ्रेश वाटर सिस्टम जो हैं वो भी लैंड डिग्रेडेशन की वजह से सफ़र करते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इरोडेड सॉइल जो है वो फर्टिलाइजर्स कैरी करता है, पेस्टिसाइड्स कैरी करता है और वो वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। ठीक है ना,
और वाटर बॉडीज़ में जाने की वजह से जो वहाँ की फौना है उसको असर पड़ता है, और जो लोकल कम्युनिटीज़ जो उनके ऊपर डिपेंड करती हैं उनके ऊपर भी असर पड़ता है। तो यहाँ से ये एक अच्छा पॉइंट है कि लैंड डिग्रेडेशन आपका मरीन और फ्रेश वाटर सिस्टम्स को भी प्रभावित करता है। ठीक है, लैंड जो सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन की वजह से जो वहाँ पर फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड होते हैं सॉइल्स में, वो सारे के सारे वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, और उसकी वजह से वहाँ की जो फ्लोरा है, फ्लोरा फौना, वो भी इफेक्ट होती है, और साथ ही साथ जो लोकल कम्युनिटीज़ उनके ऊपर डिपेंड करती है वो भी प्रभावित होती है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि लैंड डिग्रेडेशन क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रीब्यूट करता है। द वर्ल्ड सॉइल इज़ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कार्बन सिंक। जो दुनिया में जो मिट्टी है वो क्या है, सबसे ज़्यादा ज़मीन में कार्बन सिंक जो है, सबसे बड़ा ज़मीन का कार्बन सिंक है। जब लैंड डिग्रेड हो जाएगी तो सॉइल कार्बन जो है वो क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, है ना, अलॉन्ग विद नाइट्रस ऑक्साइड, और इससे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस नई रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि लैंड डिग्रेडेशन हैज़ रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ लैंड इकोसिस्टम सच एज ट्रीज एंड सॉइल्स टू ऑब्जर्व ह्यूमन कॉज्ड कार्बन डाइऑक्साइड बाई 20% इन द लास्ट डिकेड। कि लैंड डिग्रेडेशन की वजह से जो लैंड इकोसिस्टम में जो जैसे पेड़ है, ठीक है, और जो मिट्टी है, वो जो ह्यूमन कॉज्ड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करने की उसकी क्षमता पिछले एक दशक में लगभग 20% के आसपास कम हो गई है। पहले ये जो इकोसिस्टम्स हैं वो लगभग इस तरीके का 1/3 पॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेते थे, लेकिन अब उनकी क्षमता में कमी आई है। अब लैंड डिग्रेडेशन किस वजह से हो रहा है ना, ये बताया गया है। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे कि केमिकल इनपुट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है ना, एंड वाटर डाइवर्जन फॉर द फॉरमोस्ट ड्राइवर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इस वजह से लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा है। इसके बाद यही बताया गया है कि दिस इज़ बिकॉज सच प्रैक्टिसेस लीड टू डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि इस तरीके की प्रैक्टिसेस से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, सॉइल इरोजन होता है, पॉल्यूशन होता है, तो उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अनसस्टेनेबल इरीगेशन प्रैक्टिसेस डिप्लीट फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब अगर आप इरीगेशन जो है वो अनसस्टेनेबल तरीके से करेंगे तो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप ऐसे फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा है, तो ये भी इकोसिस्टम्स को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसके बाद एक फैक्टर बताया गया है क्लाइमेट चेंज। तो लैंड डिग्रेडेशन सिर्फ क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट ही नहीं करता है, बल्कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी होता है। जैसे यहाँ पर जो IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट ऑन पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि एक UN बॉडी है जो एसेस करती है साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, इसने ये नोट किया है कि ग्लोबल वार्मिंग हैज़ वर्सनड लैंड डिग्रेडेशन बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड और अमाउंट ऑफ हैवी प्रेसिपिटेशन एंड इंक्रीज्ड हीट स्ट्रेस। इसमें यह नोट किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से ज़्यादा ख़राब हुआ है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन ख़राब हुआ है। कैसे? क्योंकि इससे एक तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ हैवी प्रेसिपिटेशन जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, और हीट स्ट्रेस जो है वो भी बढ़ गया है। इसके बाद ये लिखा है कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गया है बाय कंट्रीब्यूटिंग टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस। इन सब चीज़ों की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अब कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? रिपोर्ट ने कुछ ऐसे लैंड डिग्रेडेशन हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है इन ड्राई रीजन्स, जैसे कि साउथ एशिया में, नॉर्दर्न चाइना में, हाई प्लेन्स, कैलिफोर्निया इन द यूनाइटेड स्टेट्स और मेडिटेरेनियन में। अ थर्ड ऑफ ह्यूमैनिटी नाउ लिव इन ड्राई लैंड्स। 1/3 मानवता या ह्यूमैनिटी जो है वो आज ड्राई लैंड में रहती है, जो कि 3/4 ऑफ अफ्रीका को कवर इंक्लूड कर रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि लैंड डिग्रेडेशन हिट्स लो इनकम कंट्रीज डिसप्रपोर्शनेटली, कि लैंड डिग्रेडेशन जो है वो जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि इनका जो इम्पैक्ट है आर कंसनट्रेटेड इन ट्रॉपिकल एंड एरिड रीजन्स। ठीक है, जो इम्पैक्ट है वो ट्रॉपिकल और एरिड रीजन्स में ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, और पुअर कंट्रीज़ में जो रेजिलियंस है वो कम होती है ना, ताकि वो लैंड डिग्रेडेशन और उसके जो असर हैं, जो उसके इम्पैक्ट हैं, उनसे लड़ सकें। तो वो रेजिलियंस भी कम है, तो इसलिए जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा इससे क्या हो रही हैं, इम्पैक्टेड हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पर थोड़ा सा लैंड डिग्रेडेशन नंबर्स में दिया गया है
कि 60% दैट इज़ रिमेनिंग ग्लोबल फॉरेस्ट कवर, ठीक है, जो फॉरेस्ट कवर बचा हुआ है वो 60% बचा हुआ है, सेफ बाउंड्री ऑफ 75% से काफ़ी कम है। 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड जो है वो अभी तक डिग्रेड हो गई है ना, और मोर देन द साइज ऑफ एंटार्क्टिका, और लगभग ये हर साल 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है। 20% अर्थ की लैंड सरफेस विच इज़ कवर्ड बाय सवाना नाउ अंडर थ्रेट फ्रॉम क्रॉपलैंड एक्सपेंशन एंड पुअर प्लांट डिफॉरेस्टेशन। 46% ग्लोबल लैंड एरिया जो ड्राई लैंड्स के रूप में क्लासिफाइड है, दैट इज़ होम टू 1/3 ऑफ द ह्यूमिनिटी। 90% दैट इज शेयर ऑफ रीसेंट डिफॉरेस्टेशन डायरेक्टली कॉज बाय एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है 90% है। 20% जो है वो ट्रीज और सॉइल्स की CO2 एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में कमी आई है पिछले 10 सालों में, 20% कमी आई है। इसके बाद शेयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन सॉइल वो 25% रह गई है। वर्ल्ड के मेजर रिवर्स विच आर डिसरप्टेड बाय डैम कंस्ट्रक्शन वो 50% से ज़्यादा हैं, और 47% एक्विफर्स ऐसे हैं जो डिप्लीट हो रहे हैं फास्टर देन दे आर रिप्लेनिश्ड, कि जितनी तेज वो रिप्लेनिश हो रहे हैं उससे तेज़ी से वो डिप्लीट हो रहे हैं, ऐसे 47% एक्विफर्स हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा UNCCD की जो रिपोर्ट है वहीं से डेटा दिया गया है। आई होप बात क्लियर है। तो ये डेटा भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मेंस वगैरह में आंसर्स राइटिंग के लिए, और ये अपने आप में आर्टिकल जो है वो मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि लैंड डिग्रेडेशन किस तरीके से अर्थ की कैपेसिटी टू सस्टेन ह्यूमैनिटी को थ्रेटन कर रहा है या इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंड डिग्रेडेशन इज थ्रेटनिंग द अर्थ कैपेसिटी टू सस्टेन ह्यूमैनिटी, डिस्कस या कमेंट ऑन दिस या ऑन एलाबरेट, ऐसे करके कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसमें आप ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको भी आप लोग लैंड डिग्रेडेशन में GS पेपर 3 एनवायरनमेंट के अंदर ही लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों को फिर से ये बताना चाहूँगा कि अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज 2025 की तैयारी कर रहे हैं और अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को एसेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और CSAT इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो होनी चाहिए, जी, ठीक है, जिसमें टोटल 91 टेस्ट आपको मिल जाते हैं ओनली एट 849 रुपीज़ में। आप चाहें तो इसको एनरोल करें, और इसी तरीके की और टेस्ट सीरीज़ भी हमारे पास हैं। जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की लेना चाहते हैं तो 699 में मिल जाएगी। ओनली जनरल स्टडीज़ अवेलेबल है 449 में, सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है 299 में। ओनली CSAT के 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाते हैं 249 में, ठीक है। तो इनमें से जिसमें भी आप एनरोल करना चाहें कर सकते हैं, ये सारे के सारे हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। और किसी को भी लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट या सवाल है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप का नंबर है 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी ऐप के थ्रू देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग हमारे इन सेशंस को देखते हैं, किसी भी तरीके की हेल्प आपको मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ आगे आएँ, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, सो दैट कि फाइनेंशियल हेल्प थोड़ा सा हमारी भी होगी, और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी सवाल हैं, कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ भी आप कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिलते हैं। उसके लिए आप इस चैनल को ज्वाइन करें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।